हेलो एवरीवन। आप लोगों से इतना मेरे को इसमें इंकरेजमेंट मिला कि मैं यहाँ पे वीडियो को 10 इयर्स के अपलोड करूँ। हालांकि मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर 2 के पूरे कोर्स को अपलोड कर दिया है, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे डिमांड करते हैं कि सर आप 10 इयर्स की वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और उससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उसी के ब्याह पे मैंने ये वीडियो को बनाया है। तो ये आपकी जो है इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन सब्जेक्ट के लिए है, क्लास 10th ICSC के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि हम वीडियो में यहाँ पे सारे लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के साथ साथ। आपकी ये प्रैक्टिस को भी कराते हैं और प्लस रिवाइज भी कराते हैं। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि इकोनॉमिक एप्लीकेशन से, और जो कि यूनिट का नाम है आपका द स्टेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो फर्स्टली वी स्टार्ट फ्रॉम द ईयर्स 2019। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, हाउ डज डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस इनकम इनइक्वलिटी। किस प्रकार से जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो कम करता है हमारी इनकम इनइक्वलिटी को। इनकम इनइक्वलिटी का मतलब है जैसे कि एक पुअर की इनकम और एक रिच पर्सन की इनकम में बहुत अंतर होता है, तो वो अंतर को कम करना एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स उसमें अपना रोल अदा करता है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि किस तरह से डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस करेगा इनइक्वलिटी की, जो बीच की गैपिंग है उसको किस तरह से मतलब वो कंपेयर मतलब इक्वल लाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो ये इक्वलिटी किस तरह से करता है। नंबर एक, द स्टेट कैन इम्पोज हाइयर रेट ऑफ इनकम टैक्स, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, ऑन द रिच पीपल, अलाउ सम टैक्स एक्सेम्पशन फॉर द पुअर क्लास। मतलब ये है कि जो स्टेट होती है वो आप मतलब रिच पर्सन पे ज़्यादा टैक्स लगाती है कंपेयर टू पुअर पर्सन पे। तो होता क्या है, रिच पर्सन से टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है और वो पुअर पर्सन के मतलब वेलफेयर के लिए वो कहीं से उनके लिए मतलब रोजगार दिलाना या किसी अदर वर्क में लगा देती है। तो इस तरह से अमीर और गरीब यानी कि रिच और पुअर के बीच में उनकी इनकम के हिसाब से लेकर उनमें अंतर कम आता है। तो इस तरह से एक तो ये काम वर्क करता है। दूसरा, द स्टेट कैन स्पेंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम रूरल डेवलपमेंट। जो स्टेट होती है वो अपना जो अमाउंट उन्होंने रेवेन्यू मतलब उससे खर्च इकट्ठा कर रखा होता है टैक्स लेके, तो वो कलेक्ट करके रूरल डेवलपमेंट पे लगा देती है। और उससे क्या होता है कि वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट में एम्प्लॉयमेंट बनता है, साथ ही साथ इनकम अपॉर्चुनिटी भी पुअर पीपल के लिए बढ़ती है। इस तरह से पुअर और रिच के बीच का जो गैप होता है वो थोड़ा सा कम होता है किससे, डायरेक्ट टैक्स को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपसे। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कौन कौन से हैं। गिव टू एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इन इंडिया। देखिए पब्लिक सेक्टर प्राइजेस का मतलब क्या होता है, द सेक्टर ओन कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेवल इन इंडिया इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। देखिए पब्लिक सेक्टर को आप समझिए, पब्लिक सेक्टर वो होता है जिस सेक्टर को गवर्नमेंट चलाती है। जैसे रेलवे आपका कौन सा आपका पब्लिक सेक्टर है, क्योंकि रेलवे हो गया ये आपके मतलब गवर्नमेंट के अंडर में आती है, जिसको जिसका जो है कंट्रोल मैनेज करना और उसका जो अधिकार जो मालिक है वो भी वही है। तो जो भी गवर्नमेंट के अंडर में सेक्टर चलते हैं वो सारे सेक्टर आपके कहलाते हैं पब्लिक सेक्टर। अब इनके दो एग्जाम्पल आपको बताने तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे दो ही बताऊंगा ताकि आपको याद करने में भी आसानी होगी। एक है इंडियन रेलवे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडियन रेलवे जो है वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के ना होके अभी ये गवर्नमेंट के अंडर में चल रही है। दूसरा, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ, जो इंडियन जो पोस्ट ऑफिस है वो भी गवर्नमेंट के अंडर का है। तो ये दोनों सेक्टर आपके किस में आएंगे, जो भी गवर्नमेंट रन कराती है वो आपके आते हैं पब्लिक सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया, नेम एनी टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के दो एनी इंस्ट्रूमेंट के नाम बताइए आप। तो दो इंस्ट्रूमेंट, एक हो गया पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक जिसको हम टैक्सेशन बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, और एक मैं आपको और बता देता हूँ, पब्लिक डेप्थ। तो ये तीनों में से कोई भी आप इसके दो आंसर लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेट टू मेरिट एंड टू डीमेरिट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। मतलब मेरिट से मतलब समझिए कि उसके डायरेक्ट टैक्स के क्या बेनिफिट है, और डीमेरिट का मतलब उससे क्या हमारे डिसएडवांटेज है। तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। तो टू मेरिट डायरेक्ट टैक्स की क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल कैसे देखेंगे इसको, डायरेक्ट टैक्स आर इकोनॉमिकल। ये टैक्स क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। इसका मतलब ये होता है कि बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग दिस टैक्स इज रिलेटिवली लो, they are collected at the source and paid the government by taxpayer।
तो ये टैक्स ऐसा होता है जो कि मतलब गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है अपने मतलब लो, मतलब हमें ये टैक्स देने में मतलब जो होता है कि जो भी सोर्स होता है उस सोर्स से हमें जो भी कलेक्शन होता है उसके ब्याह पे गवर्नमेंट हमसे जो टैक्स लेती है वो आपका यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स आता है। जैसे कि आप इनकम करते अपनी आपकी सैलरी मिलती है तो सैलरी से जिन व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब्स भी होती है उनकी इनकम से उनका टैक्स अपने आप ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। दूसरा, सर्टेनिटी इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स सेटिस्फाइड टैक्स पेयर, डायरेक्ट टैक्स देने वाले जो टैक्स पेयर होते हैं वो भी सेटिस्फाई होते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव नो नॉलेज द करेक्ट असेसमेंट ऑफ द टैक्स एंड द गवर्नमेंट इज फुली अवेयर ऑफ द अमाउंट टैक्स रेवेन्यू दे विल रिसीव। तो जो भी उनको वो रेवेन्यू वगैरह दी जाता है वो उससे क्या होता है, वो उससे सेटिस्फाई रहते हैं। अब यहाँ पे आती है टू डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट। अब डीमेरिट का मतलब डिसएडवांटेज क्या डायरेक्ट टैक्स के, तो सबसे पहला है इनकन्वीनियंट। इनकन्वीनियंट किस हिसाब से है? जो भी टैक्स पेयर अपना टैक्स को देता है उसको क्या करना पड़ता है, अपने अकाउंट्स को भी मेंटेन्स करके रखना पड़ता है, क्योंकि टैक्स अथॉरिटी के पास वो सबमिट करने पड़ते हैं स्टेटमेंट के साथ देयर इनकम अलोंग विद सोर्स। जो भी उनकी इनकम सोर्स से जो भी इनकम होती है उनके सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे उसको अपने आप से मैनेजमेंट भी करके चलना पड़ता है। फ्रॉम विच इज़ ड्राइव, जिससे कि वो निकालेगा। इट मीन्स मैं आपको बताऊं कि आपका जो भी कोई आप बिजनेस है तो बिजनेस में आपने क्या उसमें परचेसिंग करी है, क्या सेलिंग करी है, उस सब का आपको हिसाब किताब अपने एक डॉक्यूमेंट बना के रखना पड़ता है। जब आप उस टैक्स को उस इनकम के जरिए आप टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं तो साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंट को भी आपको देना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, इनकन्वीनियंट होता है कि हम भाई टैक्स भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ हमें अपने आप के सारे लेखा जोखों को भी मेंटेनेंस करना पड़ रहा है। तो ये हिसाब से क्या हो गया, इनकन्वीनियंट हो गया। सेकंड, चांस ऑफ टैक्स एवेशन। एवेशन का मतलब होता है चोरी होना, तो टैक्स चोरी होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। कैसे? इन इंडिया देर इज अ लार्ज स्केल और एवेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन द पार्ट रॉन्ग प्रैक्टिस डू नॉट शो देयर करेक्ट इनकम टू द टैक्स अथॉरिटी। तो इंडिया में टैक्स चोरी इसलिए होती है कि यहाँ के मतलब जो मतलब इनकम होते हैं वो अपनी पूरी इनकम नहीं दिखाते हैं। तो इनकम ज़्यादा दिखाने से टैक्स भी ज़्यादा जाएगा, इसलिए इनकम को शो नहीं करते तो वो उसके हिसाब से टैक्स भी कम जाएगा। तो इस तरह से वो टैक्स की क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स इवेशन। तो ये इसके दो डीमेरिट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अभी 2019 में ही इससे आए हुए क्वेश्चन है, यूनिट बड़ी है तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। एक्सप्लेन एनी टू वे इन विच द गवर्नमेंट कैन अंडरटेक प्राइवेटेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट। जो आपको मेथड बताने हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है प्राइवेटेशन करते हैं, ये किसको, ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट का। तो किस तरह से वो आप दो वे हो सकते हैं। सबसे पहले सेलिंग अ पार्ट ऑफ इक्विटी इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू प्राइवेट इंटरप्राइज। वो क्या करती है, सेल कर रही है इंटरप्राइजेस पब्लिक को, किसमें, प्राइवेट में। तो एक तरीका ये हो गया आपका। दूसरा प्राइवेटेशन के लिए क्या हो गया, एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज इनटू द इंडस्ट्रीज। वो साथ ही साथ जो है मतलब कि जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती है उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी वो इनवाइट कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्राइवेट का एंट्री होने का मतलब कि उनका भी एक मालिकाना हक बन जाना। तो वेयर विच आर अर्लियर मीन ओनली पब्लिक सेक्टर, जो पहले से पब्लिक सेक्टर है उसको ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर होने के बाद भी उसको प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को एंट्री कराना। तो ये इस क्या कर रही है, आपका प्राइवेटेशन कर रही है, इस तरह से पब्लिक सेक्टर का। स्टेट थ्री रीजन फॉर द नीड ऑफ प्राइवेटेशन। प्राइवेटेशन करने की क्या आवश्यकता है। प्राइवेटेशन का मतलब ये है कि जैसे अभी इंडियन रेलवे है हमारी, तो वो गवर्नमेंट के अंडर में चलती है। अगर वो किसी प्राइवेट के हाथ में दी है तो वो उसको अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। तो वो जरूरत क्या है उसको प्राइवेट करने की, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला यहाँ पे क्या रीजंस हो सकते हैं, इम्प्रूव सप्लाई एट द लोअर एवरेज कॉस्ट। सप्लाई जो हमारी गवर्नमेंट की हिसाब से कम हो गई है उसको इम्प्रूव कराना। दूसरा, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अपॉर्चुनिटी। तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, इनकम अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना, दूसरा रीज़न। तीसरा, ग्रेटर फ्लो ऑफ द फंड टू द पब्लिक ट्रेजरी, और ज़्यादा से ज़्यादा फंड को मतलब इकट्ठा करना। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेटेशन करने की ज़रूरत है। और एक एक्स्ट्रा और बता दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीन पूछे गए थे, आप चार चौथा भी लिख सकते हैं, मतलब चौथा लिखना नहीं है, आप चार में से कोई भी एक तीन लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की फॉरेन कैपिटल को इम्प्रूव करना। फॉरेन कैपिटल का मतलब बाहर का पैसा
इंडिया में जब आएगा तो उसका डेवलपमेंट बढ़ेगा। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस 4 वे इन विच द स्टेटमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको 4 ऐसे कंडीशन बतानी है, इंपॉर्टेंट रोल बतानी है जिसमें स्टेट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपना रोल करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने के लिए। इकोनॉमिक का मतलब आप समझते ही है पैसे को लेके, तो किस तरह से मतलब कोई भी स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरह से अपना रोल करती है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी स्टेट तभी डेवलप हो सकती है जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोड, ब्रिजेस, इरिगेशन वर्क, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये ऐसी चीज़ें हैं अगर जिस स्टेट में जितना ज़्यादा ये होंगी उतना वो ज़्यादा डेवलप कराएगा, क्योंकि आने जाने के लिए साधन हो, रोड हो, काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी हो, तो ये सब चीज़ें क्या हुआ है ज़रूरी है। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इनको सबको मिला के जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, अगर वो चीज़ बढ़ेगी तो डेफिनेट रूप से क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपका ग्रोथ करेगा। पहला हो गया। दूसरा, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो स्टेट क्या करेगा, इसको बढ़ाने के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए स्टेट जो होती है 2 प्रकार की पॉलिसी चलाती है, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे क्या होता है आपका रेवेन्यू इकट्ठा होता है और उससे कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है आपका। तीसरा आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इज द असेंशियल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर इंडस्ट्रीज लगेंगी आपकी यहाँ मतलब ज़्यादा, तो काम भी बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो डेवलपमेंट होगा और फिर इकोनॉमिक अपने आप ग्रोथ होगा। तो जो स्टेट होती है वो क्या करती है, प्रमोट करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। फोर्थ है आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगर देखिए किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बिना एग्रीकल्चर के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे बेसिक पार्ट होता है एग्रीकल्चर, क्योंकि सभी कुछ वहीं से स्टार्ट होता है। तो अगर एग्रीकल्चर बेस्ट होगा तो आपका कंट्री भी ग्रोथ करेगा और इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगा। द गवर्नमेंट कैन प्रमोट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहती है, प्रोवाइडिंग उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ या इंसेंटिव देकर, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर आगे आके बढ़े। तो ये फोर्थ ग्रोथ है, फोर्थ वे है जिससे कोई भी स्टेट जो है वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। आप चाहे तो इनकी हेडिंग भी लिख के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर छोटे नंबर में क्वेश्चन आता है तो हेडिंग ही लिखेंगे, फिर इनकी डिटेल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हमारे 2018 के। तो आपने देखा कि कितने सारे क्वेश्चन 2019 से आए थे आपके इसी वाली यूनिट से। व्हाट आर प्रोग्रेसिव टैक्स, गिव एन एग्जाम्पल। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, देखिए प्रोग्रेसिव का मतलब प्रोग्रेस होना, बढ़ना। तो ऐसे टैक्स जिसका रेट टैक्स इंक्रीज हो, कब, जब आपकी इनकम भी इंक्रीज हो। यानी कि ऐसे टैक्स, मान लीजिए आज आपकी इनकम 10,000 है, तो आपका 10,000 पर टैक्स मान लीजिए 500 जा रहा है, आपकी इनकम हो जाती है 15,000, तो अब आपका भी टैक्स ज़्यादा जाएगा, तो उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि इनकम के साथ साथ आपका टैक्स का भी इंक्रीज होना। एग्जाम्पल जैसे इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, रोड। देखिए हाउस टैक्स डे बाय डे आपके इंक्रीज होते हैं, क्योंकि आज की डेट में लोगों की सैलरी भी बढ़ती जा रही है। पहले किसी समय में 3,000 पे लोग जॉब करते थे, आज 30,000 में आ गए, 30,000 से 90,000, 1 लाख, इस तरह से इनकम बढ़ रही है। तो साथ के साथ ये टैक्स भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों चीज साथ साथ बढ़ रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रोग्रेसिव टैक्स। तो ये सारे प्रोग्रेसिव टैक्स है जिसमें कि टैक्स कभी भी रुकते नहीं है, इनकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है। एक्सप्लेन टू वे बाई विच द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इनकम इनइक्वलिटी इन द डेवलपिंग इकोनॉमिक। किस प्रकार से गवर्नमेंट रोल कर सकती है इनइक्वलिटी को करने के लिए। तो ये क्वेश्चन अभी आपका आया भी था, रिपीट भी हुआ था। तो पहला ये मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी मोर रेवेन्यू रिच पर्सन से और प्रोग्रेसिव टैक्स के द्वारा, और वो रेवेन्यू किस में लगा देगी, पुअर पर्सन के मतलब डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, द रेवेन्यू कलेक्ट जो करा वो स्पेंड कर दिया उसने किस पे, बेनिफिट ऑफ द पुअर सेक्शन पे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि
अगर आपका रेट टैक्स रिमेन कांस्टेंट हो जाता है, इफ द टैक्स बेस चेंजेस, मतलब आपकी इनकम लगातार बढ़ रही है बट टैक्स का जो रेट है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उस प्रकार के टैक्सेशन को हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। और अभी आपने देखा प्रोग्रेसिव में क्या होता है, जब टैक्स बढ़ता है तो साथ के साथ इनकम बढ़ती है। और फिलहाल मैंने इसके ऊपर एक पूरे नोट्स के ऊपर वीडियो बनाई है, अगर कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो एक तो पूरे नोट्स आपका कोर्स उसमें हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो उसमें सब कुछ आपको ईजिली, बहुत ईजी नोट्स में है और अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, तो वो आप देखने से आपका सारा कन्फ्यूज़न या डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी देखेंगे, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो सारा कोर्स के अंडर में सेमेस्टर 2 में बनी हुई है। व्हाट इज प्राइवेटेशन? प्राइवेटेशन क्या होता है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग आर्गुमेंट फेवरिंग द प्राइवेटेशन। प्राइवेटेशन क्या होता है? और इस पे पूछा गया ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग के बेस पे, बेटर यूटिलाइजेशन रिसोर्स और ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, इसके भी आप पे आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्टली हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे प्राइवेटेशन। प्राइवेटेशन क्या चीज़ होती है? देखिए, प्राइवेटेशन का मतलब क्या होता है। प्राइवेटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार पूछी गई है। Privatization refer to any process that reduce the power of public sector and the government sector in economic activity। प्राइवेटेशन का मतलब ये होता है कि जो पब्लिक सेक्टर का पार्ट है वो किधर की तरफ मूव करा देते हैं। पब्लिक सेक्टर का पार्ट, सॉरी, जो मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पब्लिक सेक्टर के अंदर में आती है, तो वो क्या कहलाएगा आपका प्राइवेटेशन। इट एम्प्लाई ग्रेटर रोल्स फॉर प्राइवेट कैपिटल इंटरप्राइज इन द फंक्शन। इस तरह से अगर जब प्राइवेट में आएगा तो प्राइवेट में करने वाले जो इंटरप्राइजेस है, जो कंपनी है, उनको क्या होगा, उनसे फ़ायदा भी होगा, तो उससे क्या होगी, इकोनॉमिक कंडीशंस भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। अब देखिए, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, प्राइवेटेशंस के बारे में बताना है, लेकिन किसके भी आप पे, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब प्राइवेटेशन क्यों किया जाना चाहिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे बताना है। तो प्राइवेट करने से क्या होगा, प्राइवेट इंटरप्राइजेज जो भी होंगे वो टाइमली और प्रोविडेंट डिसीजन लेंगे। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस किसके भी यहाँ पे बताना है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन बिल्कुल सडनली होना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। तो अगर प्राइवेट कोई भी कंपनी होती है वो अपना डिसीजन बहुत सडनली करेगी, ऐसा करने से क्या होगा, जो भी बिजनेस, जो भी काम चल रहा होगा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गवर्नमेंट ने मान लो सड़कें बनना स्टार्ट करी, तो ठीक है, सड़कें बन गई, पुल बन रहा है, फिर क्या होता है, बीच में कुछ टाइम बाद वो काम ब्रेक हो जाता है, रुक जाता है। रुक जाने से फिर बारिश हो गई, वो बारिश में वो सड़कें जो थी वो बनी भी नहीं पाई पूरी, और पूरी तरह से धुल गई, तो सारा मटेरियल ख़राब हो गया, इस तरह से वहाँ पे लॉस हो गया। फिर दोबारा बनवाएंगे तो फिर इसको दोबारा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये प्राइवेटेशन होने से क्या होगा कि जो भी आपका डिसीजन जो जैसे डिले हो गया कि सड़कें नहीं बन पाई, तो उसमें ये बर्बादी नहीं होती। तो यहाँ पे प्राइवेट जब आ जाएगी तो वो एक तो टाइम डिसीजन के हिसाब से बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे कि काम जल्दी होना है या नहीं होना है, जैसा भी है। दूसरा हमें बताना है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब देखिए, प्राइवेट होने से जो भी हमारे रिसोर्स होते हैं उनकी बर्बादी नहीं होती है। गवर्नमेंट की आप जानते हैं कितनी प्रॉपर्टी ऐसी है जो आज की डेट में बिल्कुल पड़ी हुई है, करोड़ों के भाव की प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी होती है, लेकिन प्राइवेट के अंडर में होती तो शायद ये कभी ख़राब नहीं होती। तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो रिड्यूसिंग, मतलब कम, मतलब यो है कि कोई भी वेस्ट नहीं होता। देखिए, एक बार पढ़ लेते दोबारा, दे इंश्योर दैट देर इज नो वेस्टेज, कोई भी रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होता, और इससे इंक्रीज हो जाती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बढ़ जाती है। तो देर इज अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब से थर्ड कंडीशन के बता पे बताना है कि ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए, प्राइवेटेशन होने से क्या होगा, आपके प्राइवेट होने से यहाँ पे सर्विस जॉब्स वगैरह भी काफ़ी सारी प्रोवाइड होगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। वैन एन इंडस्ट्रीज ओपन टू प्राइवेट, जब कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज खुलती है तो वहाँ पे नंबर ऑफ फर्म एंटर द इंडस्ट्रीज में करते हैं, इस तरह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे ये प्राइवेटेशन के रूप में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? देखिए, जो भी आप सामान मार्केट से खरीदते हैं, तो सामान मार्केट में जब खरीदते हैं तो आप उस के सामान के जो प्राइस होता है तो उसमें ही वो टैक्स इंक्लूड होता है जो गवर्नमेंट के पास जाता है। जैसे एग्जांपल, 5 रुपये का कोई बिस्कुट खरीदा तो 5 रुपये, जरूरी नहीं कि आपने बिस्कुट खरीदने में ही खर्चे, उसमें 5 रुपये में कुछ कुछ भी पार्ट, थोड़ा सा कह सकते हैं, जो भी पार्ट जाता है वो टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचता है। तो आप उनको, गवर्नमेंट को टैक्स कैसे दे रहे हैं, बिस्कुट खरीदने पे,
कोई भी सामान खरीदते हो सब पे टैक्स दिए लगता है। तो वो टैक्स आपको नहीं पता चलता कि उसमें टैक्स आपने दिया, आपको तो लगा आपने बिस्कुट खरीदा, तो वो आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज वन पर्सन बट पार्शली और होली बाय अदर। देखिए कैसे, जैसे शॉपकीपर ने अपने पास सामान खरीदा तो सामान जहाँ से खरीदा वहाँ पे टैक्स दिया। अब उस टैक्स को यहाँ पे शॉपकीपर सामान को अपने शॉप पे लाया, शॉप को लाने पर कस्टमर ने उसको तरह तरह कस्टमर ने खरीदा, तो कस्टमरों के बीच में वो टैक्स क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया। तो एक जो टैक्स था वो कई परसेंट पे अप्लाई हो गया। तो इस टाइप के टैक्स को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। मेंशन 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं उसको टेबल से बता देता हूँ आपको। देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इम्पोज अपॉन इनकम वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन भी है इसकी। जो टैक्स हमारी डायरेक्ट इनकम पे, यानी इनकम से कट जाए, संपत्ति का मतलब हमें लगता है कि भाई प्रॉपर्टी का टैक्स आ रहा है, हाउस टैक्स आ रहा है, तो ये सब हमें लग रहा है कि टैक्स दे रहे हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस, कोई भी हम किसी से सर्विस लेने जाते हैं। सर्विस का मतलब है जैसे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं तो वो एक सर्विस ली जा रही है वहाँ से आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप उनके स्कूल में जो फीस जमा कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है, बट आपको नहीं पता चल रहा है, और सामान खरीद रहे हैं तो वहाँ भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो इस टाइप का टैक्स कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट, और जो आपको लगता है कि हम भाई टैक्स रूप में भर रहे हैं हाउस टैक्स, तो वो आपको नजर आएगा, तो वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट। और ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन हो गई। दूसरा, दे आर पेड बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज बाय, ये केवल टैक्स जिस पे लगा होता है वो ही देगा, उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन नहीं दे सकता। इसका मतलब जिसकी कंपनी है उसी को टैक्स पे करना है। लेकिन ये वाला जो टैक्स होता है इसको एक पर्सन भी दे सकता है, और साथ साथ इसको कई लोग मिला के भी दे सकते हैं, क्योंकि जो परचेसिंग होती है वो कई लोग एक ही चीज़ को कस्टमर, कई कस्टमर तक पहुंचाने में कई सीढ़ियाँ होती है। फैक्ट्री से क्या आता है, मार्केट में आता है, मार्केट से शॉपकीपर पे आता है, शॉपकीपर से कस्टमर तक आता है। तो इस तरह से टैक्स हर बार कितने रूप में दिया गया, तो वो कई पार्ट में डिवाइडेड हो गया। दे कैन नॉट बी शिफ्टेड टू ऑन अदर, इसको हम दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये एविडेबल है, ये नॉन एविडेबल है। यूजली प्रोग्रेसिव इन मैनर नेचर में, ये यूजली रिग्रेसिव है। प्रमोट सिविक्स कॉन्सिनेंस में, ये कोई प्रमोट नहीं करता। तो ये हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। आप इसमें से कोई भी तीन इसमें से लिख सकते हो। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ पे मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट। तो देखिए कस्टम ड्यूटी क्या होती है, कस्टम ड्यूटी में जो हमारा टैक्स जाता है वो डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट, ये आपको सोच के बताना है। डायरेक्ट वो होता है जो हमें दिखता भी है कि हम पैसा टैक्स के लिए दे रहे हैं, और इनडायरेक्ट वो जो पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कस्टम ड्यूटी हमारी कौन सा टैक्स है, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम ड्यूटी का मतलब है बाहर से कोई माल या कोई अपना सामान को मंगवाना, उस पर जो टैक्स देते हैं वो कस्टम ड्यूटी में आता है आपका। प्रोफेशनल टैक्स, ये आपका हो गया डायरेक्ट टैक्स। प्रोफेशनल का मतलब है कि कोई आपका बिजनेस चल रहा है, आप तो टैक्स उसको दे रहे हैं कंपनी, अपनी कंपनी के बिहाफ पे गवर्नमेंट को, तो वो आपका प्रोफेशनल में डायरेक्ट टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स, ये भी इनकम से भी डायरेक्ट जो पैसा कटता है, आपको पता है कि यार इनकम में से हमारे 2,000 रुपये कट गए तो वो टैक्स में गए, तो ये भी डायरेक्ट टैक्स हो गया। इंटरटेनमेंट टैक्स, ये आपका डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट है। बिकॉज इंटरटेनमेंट समझिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपने डिश लगी है तो आपको लग रहा है कि भाई हम तो इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हम तो कोई पैसा किसको दे रहे हैं, केवल केबल वालों को दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। केबल के साथ साथ आपका पैसा गवर्नमेंट पे भी पहुंच रहा है टैक्स के रूप में, क्योंकि उसी केबल वाले बिल में ही आपका टैक्स भी इंक्लूड है। तो ये इंटरटेनमेंट टैक्स में आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। गिव टू रीजन वाई इनडायरेक्ट टैक्स आर इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो डेवलपिंग कंट्री के लिए इनडायरेक्ट टैक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको दो रीज़न बताने हैं। पहला रीज़न हो गया सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एज दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो काफ़ी सारे सोर्स होते हैं। दूसरा, वाइडर कवरेज एज अ बोथ रिच एंड पुअर हैव टू पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, अब चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर एक को टैक्स देना पड़ रहा है। क्योंकि जो भी चीज़ मार्केट से अगर कोलगेट कोई आज की डेट में लेता है 10 रुपये का, तो जितना अमीर को टैक्स देना 10 रुपये पे, उतना गरीब को। तो कहने मतलब गवर्नमेंट पे टैक्स तो इकट्ठा हो ही रहा है ना। तो वो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स से कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा टैक्स के द्वारा आ रहा है, तो उससे डेवलपमेंट भी बढ़ेगा।
एक्सप्लेन क्लियरली हाउ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी बोथ रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव। किस प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स आपका रिग्रेसिव होगा और किस प्रकार से वो प्रोग्रेसिव होगा, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। रिग्रेसिव कब होगा? बिकॉज बोथ द रिच एंड पुअर हैव टू पे सेम अमाउंट ऑफ द टैक्स बट पुअर फील बर्डन मोर एज देयर इनकम एज अ कंपेरेटिवली लेस। देखिए क्या मतलब हुआ रिग्रेसिव का? मतलब ये हुआ कि एक बाइक आती है, बाइक पे मान लीजिए 5000 का टैक्स लगता है परचेसिंग करने पे। अब उसको अगर कोई रिच खरीदता है तब भी 5000 देने हैं, और कोई पुअर खरीदता है तब भी 5000 देने हैं। तो गरीब को लगेगा भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं उतना टैक्स क्यों दूँ जितना रिच कर रहा है। तो उसको यहाँ पे क्या लगेगा? रिग्रेसिव होगा वो। तो वो यहाँ पे हो गया कि जो रिच अगर लेता है तो उसके लिए टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए, और जो पुअर लेता है उसके लिए कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सामान जो भी परचेसिंग करते हैं वो सभी के लिए इक्वल बैठता है। तो यहाँ पे हिसाब से ये क्या हो गया? रिग्रेसिव हो गया। सेकंड, यहाँ पे पूछा गया प्रोग्रेसिव कैसे हुआ? प्रोग्रेसिव का मतलब बढ़ना। व्हेन मोर टैक्स आर, जब लगाए जाते हैं लग्जरी पे, और लेस टैक्स किस पे लगते हैं? आपके नेसेसिटी पे। तो देखिए आप अब यहाँ पे गरीब के लिए फ़ायदा ये है कि अमीर जितने भी लोग होते हैं वो लग्जरी चीज़ को यूज़ करते हैं, और लग्जरी चीज़ पे टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट पे उसका रेवेन्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होता है। पुअर अपने नेसेसिटी के हिसाब से चीज़ें खरीदता है तो उस पर गवर्नमेंट इतना टैक्स नहीं लगाती। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया? आपका प्रोग्रेसिव हो गया। यहाँ जहाँ पुअर को फायदा है वो प्रोग्रेसिव है। 2017 के क्वेश्चन पे आए हैं, स्टेट टू वे इन विच गवर्नमेंट कैन प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट लिखना रह गया, आगे डेवलपमेंट लिखा हुआ है, नीचे आ गया गवर्नमेंट कैन प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट किस प्रकार से प्रमोट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके? तो प्रमोटिंग कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडिंग ऑफ लिविंग। तो ये इस तरह से आप कोई भी इसमें से दो वे लिख सकते हैं। ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द मीन बाय रिग्रेसिव टैक्सेशन? रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? व्हेन द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल मोर ऑन द पुअर देन रिच। जब बर्डन जो है टैक्स का वो ज़्यादा पड़ता है पुअर पे रिच के कंपेयर में, तो उसे क्या बोलते हैं हम? रिग्रेसिव। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन के ऊपर किया भी था। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि इसमें से ये ट्रू है या फॉल्स। तो स्टेटमेंट आपका ये है, सॉरी ये आंसर नहीं है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? एंड इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्स विद इंक्रीज इनकम इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स। तो ये क्या प्रोपोर्शनल टैक्स है कि अगर इनकम बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ रहा है टैक्स? नहीं, ये इनकम ये क्या हो गया आपका? फॉल्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये प्रोपोर्शनल टैक्स में टैक्स क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। व्हाट इज द मीन बाय प्राइवेटाइजेशन? तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसके 4 प्रॉब्लम्स पब्लिक सेक्टर में क्या होते हैं ये भी हमने अभी देखिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन 10 ईयर से बहुत कुछ आता है, तो आप इसको अच्छे से करा करिए। तो प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन हमने कर ली है, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये आप अभी समझ भी चुके हैं इसके लिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम फेस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कौन सी यहाँ पे प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है? Most of the public sector undertaking have become economic burden on the national economic as they are running under losses। तो क्या है यहाँ पे कि पब्लिक सेक्टर, मतलब यहाँ पे जो है मोस्ट जितने भी पब्लिक सेक्टर के अंडर में वर्क होते हैं उसमें इकोनॉमिक बर्डन होने से नेशनल इकोनॉमिक पे फर्क पड़ता है, और उस कंडीशन में उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा, पब्लिक सेक्टर के अंडर में जो फेसिंग प्रॉब्लम ये होती है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कारण भी यहाँ पे क्या होता है? आपकी इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे। तीसरा, जो जो प्राइवेट सेक्टर जितनी जल्दी डिसीजन लेगा उतनी जल्दी यहाँ पे गवर्नमेंट के डिसीजन नहीं हो पाते, क्योंकि गवर्नमेंट में एक चेन बनी होती है, लोअर से अपर तक ऑफिसर तक फाइल जब तक नहीं पहुँचती तो वहाँ तक डिसीजन नहीं हो पाता। और प्राइवेट में खुद अपना एक सिंगल पर्सन होता है तो वो जल्दी से डिसीजन ले सकता है। तो ऑन द स्पॉट एंड क्विकली डिसीजन आर, कोई जल्दी अगर नहीं लिए जाते तो उससे भी लॉस होता है। नेक्स्ट है, देयर इज आल्सो प्रॉब्लम द अंडरस्टलाइजेशन एंड इंस्टॉल प्लांट कैपेसिटी। तो आपके ये 4 इसमें से हो गए, तो आप इसमें से चारों ही करने पड़ेंगे, चारों ही पूछे गए थे आपसे। अब यहाँ पे देखिए हम 2016 के क्वेश्चंस पे आ गए कि कौन कौन से क्वेश्चन 2016 पे आए हैं।
व्हाट इज द मीन बाई इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है? ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं, दो एग्जाम्पल बताने हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली इसके मेरिट और डीमेरिट बताने हैं। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स आपने पढ़ लिया, एक जो पर्सन पार्शली या होली किसी अनदर के द्वारा दिए जाते हैं। इसके इनडायरेक्ट टैक्स के क्या एडवांटेज है? कन्वीनियंट होता है, क्योंकि जब कोई हम सामान खरीद के लाते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा हम टैक्स दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स आर मोर कन्वीनियंट देन द डायरेक्ट टैक्स, दे आर पेड इन स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट में हम टैक्स जो भी सामान खरीद रहे हैं और एक पे थोड़ा थोड़ा करके टैक्स दे रहे हैं, तो इसलिए ये हम पे कोई लोड भी इसका नहीं पड़ रहा है। सेकेंड है वाइड कवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कवर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी इम्पोज ऑन लार्ज वेराइटी गुड्स, सो मोस्ट ऑफ द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके नुकसान क्या है इनडायरेक्ट टैक्स के? पहला रिग्रेसिव है, रिग्रेसिव अभी आपने पढ़ ही लिया कि ये अमीर और गरीब के लिए सेम नहीं होता है, सॉरी मतलब जो भी टैक्स होता है वो तो सेम होता है, तो गरीब के लिए ये ज़्यादा पड़ता है, सॉरी अमीर के लिए ज़्यादा पड़ता है और गरीब के लिए ये भी ज़्यादा पड़ता है, दोनों को समान ही टैक्स देना पड़ता है, जबकि ये होना चाहिए कि अमीर व्यक्ति को टैक्स ज़्यादा दे और गरीब कम दे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका? रिग्रेसिव हो गया, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स आर नॉट इक्वल, एक जैसा नहीं होता। सेल टैक्स इन इंडिया फॉर मोर हैवली ऑन द पुअर देन रिच, पुअर को ज़्यादा फील होता है रिच से, क्योंकि उनको सेम अमाउंट में टैक्स देना पड़ता है। सामान कोई भी खरीदे टैक्स सबको एक जैसा देना है, उसके नहीं दे, गवर्नमेंट कहती है कि भाई अमीर है तो आप ज़्यादा दिए, गरीब है तो आप कम दीजिए। तो हिसाब से ये क्या हो गया? रिग्रेसिव हो गया। हैंस रिच एंड पुअर पे सेम अमाउंट विच इज़ ओबियसली अनफेयर, जो कि फेयर नहीं है। दूसरा हार्मफुल टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज पे हार्मफुल कैसे इफेक्ट पड़ेगा? दे डिस्करेज इंडस्ट्री इफ रॉ मटेरियल आर टैक्स, अगर रॉ मटेरियल पे टैक्स बढ़ेगा या उस पर लगेगा तो उससे क्या होगा? उनका प्रोडक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो उतनी कैपेसिटी की चीज़ को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा किस पे? इंडस्ट्रीज पे। 2015 के क्वेश्चंस पे पहुंच गए हम। डिफाइन फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? Fiscal policy is a policy under which the government uses its expenditure and revenue programs to produce desirable effect and avoid undesirable effect on the national income। मतलब फिक्सल पॉलिसी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू प्रोग्राम चलाती है, मतलब वो टैक्स लेती भी है और टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है उसको वो कहीं ना कहीं खर्च भी करती है अपने डिजायरेबल इफेक्ट के अकॉर्डिंग और अनडिजायरेबल इफेक्ट से बचने के लिए, ताकि नेशनल की इनकम इंक्रीज हो, प्रोडक्शन बढ़े और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो इससे बोलेंगे हम फिस्कल पॉलिसी। व्हाट इज द मीन बाय शिफ्टिंग टैक्स बर्डन टू विच टैक्स इज रिलेवेंट? किस तरह से टैक्स का मतलब यहाँ पे बर्डन जो होता है वो शिफ्ट करने का मतलब क्या है? बाय शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन वी मीन्स ट्रांसफर ऑफ टैक्स अमाउंट पार्शली और होली वन पर्सन टू अनदर, अगर एक टैक्स को दूसरे पर्सन पे टैक्स पे दे दिया जाए पूरी या तो पूरी तरह से या फिर उसको पार्ट्स में, तो उसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन। और इन दिस केस इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल जैसे कि सेल टैक्स है, द बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू अदर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्राइजेस। तो देखिए यहाँ पे जब कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ से हमने 10 रुपये टैक्स दिया, अब 10 रुपये गवर्नमेंट का टैक्स उसने जिन्होंने मतलब खरीदा कंपनी से, अब शॉपकीपर ने कस्टमर को बेचा, कस्टमर से वो प्राइस बढ़ा दिए तो उसको 10 से 12 रुपये मिले, तो उसको 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, जबकि टैक्स गवर्नमेंट को क्या देना? 10 का ही देना था। तो इस तरह से टैक्स भी डिवाइडेड हो गया, कस्टमर तक पहुंच गया कि कस्टमर ने भी टैक्स को पे करा। थर्ड क्वेश्चन है द रोल ऑफ द स्टेट इज इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग इकोनॉमिक गिव टू रीजन सपोर्ट यू आंसर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा आ चुका है, स्टेट का क्या रोल होता है डेवलपिंग इकोनॉमिक कंडीशन के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की। तो आपने देखा था जगह स्टेट सड़कें बनवाती है, लाइट प्रोवाइड कराती है और भी सुविधा देती है, तो उससे क्या होगा? डेवलपमेंट बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है। तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रूशियल एज इट प्रमोट इन्वेस्टमेंट बोथ इन प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। तो इन्वेस्टमेंट अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगी तो दोनों की ग्रोथ होगी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी आर क्वाइट inadequate in the developing economic, private investor do not like to invest in their development। देखिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो प्राइवेट व्यक्ति सड़क तो नहीं बन पाएगा, सड़क तो गवर्नमेंट को ही बनवानी है,
बिल्डिंग मतलब लाइट भी व्यवस्था करानी है, तो ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से ही ग्रोथ होती है दोनों सेक्टरों की। तो इस तरह से ये रोल करती है अपना डेवलपिंग इकोनॉमिक कंडीशन में। तो स्टेट इज द रोल कंसिडर इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ टैक्स। इसको बताना है कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है और कौन सा इनडायरेक्ट है। इंटरटेनमेंट ये रिपीट हो चुका है, इनकम टैक्स ये भी रिपीट हुआ, हाउस ये भी, और सेल। तो आप बता सकते हैं, आप कमेंट्स में लिखिए कि कौन कौन से टैक्स आपको कैसे मालूम है, कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। और कमेंट्स में आपको लिखने के बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने क्या लिखा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए, एंटरटेनमेंट टैक्स हमने पढ़ा था, ये कैसा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स कैसा होता है, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। ये डायरेक्ट टैक्स है, वो इनडायरेक्ट है। हाउस टैक्स ये डायरेक्ट हो गया। सेल टैक्स ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स है। विथ रेफरेंस टू द टैक्सेशन पॉलिसी, आपको एक्सप्लेन करना है, मेंशन थ्री डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स गिवन बाय द एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन अब मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इसी ही वीडियो में इसके आंसर अभी ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको मैंने अभी टेबल के रूप में आपको समझाया था। और दूसरा, प्रोग्रेसिव भी पढ़ चुके हैं और रिग्रेसिव टैक्स भी पढ़ चुके हैं। तो ये आप अभी इसी वीडियो को रिवाइंड करके आप देखेंगे तो आपको इसी वीडियो में इसके आंसर मिल जाएंगे। तो उसको क्वेश्चनों को दोबारा नहीं करवा रहा हूँ मैं आंसर्स। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे आ जाते हैं 2014 के क्वेश्चंस पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। रेट ऑफ टैक्सेशन डिपेंड अपॉन द इनकम ग्रुप इन अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज होता है एज अ इंक्रीज ऑफ टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट ऑलवेज इक्विटेबल, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है इक्विटेबल नहीं होता है। गिव टू रीजन ऑफ सपोर्ट, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। क्योंकि जो बर्डन होता है इनडायरेक्ट टैक्स का, वो क्या होता है कि पुअर जो है वो ज़्यादा उसको अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उतना ही टैक्स किसको देना है, रिच को, जितना कि पुअर को। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स टेंड्स टू इनफ्लेबिलिटी, मतलब कि इनफ्लेबल अगेन होता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम जो होती है उसके हिसाब से वो रिच पर्सन तो अफोर्डेबल कर लगता है, लेकिन गरीब पर्सन नहीं कर पाएगा। डिफाइन अ टैक्स, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। तो डेफिनेशन आपको बताना है टैक्स क्या होता है। तो देखिए टैक्स, अच्छा ये आपको इसके एक्सप्लेन करने हैं एग्जांपल के साथ। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज द टैक्स। टैक्स क्या होता है, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट, वो एक ऐसा कंपलसरी पेमेंट होता है मेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू द एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। तो जो भी टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वो ही आपका क्या कहलाएगा, टैक्स। तो ये कंपलसरी पेमेंट होता है जो लोगों को दिया जा, लोग किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, विदाउट रेफरेंस एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न, कि उससे हमें टैक्स देने से उससे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब भी हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। देखिए सबसे पहले ये तीनों हमें इसको एग्जाम्पल से करने हैं, तो मैंने पहले इनका एग्जाम्पल लिख के रख रखा है। इसके बिहार पे मैं तीनों को एक एक करके क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, अ टैक्स विल बी रिग्रेसिव व्हेन रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज एज इनकम इंक्रीज। देखिए यहाँ पे क्या है कि इनकम इनकम देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, और रिग्रेसिव टैक्स में जो रेट ऑफ टैक्स है वो क्या डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए टैक्स यहाँ पे 5% है, फिर डिक्रीज होकर 4%, फिर 3%। अगर टैक्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है इनकम इंक्रीज होने पर भी, तो इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, टैक्स डिक्रीज हो रहा है, तो वो आपका टैक्स क्या कहलाएगा, रिग्रेसिव टैक्स। तो ये आपका हो गया रिग्रेसिव टैक्स। सेकंड आते हैं आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है कि अगर टैक्स जो है रेट सेम रहती है, इनकम बढ़ने पे, देखिए इनकम तो बढ़ ही रही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ देखिए बीच वाला कॉलम है प्रोपोर्शनल टैक्स, सॉरी प्रोग्रेसिव में प्रोपोर्शनल टैक्स है। तो उसमें अगर ये कांस्टेंट रहती है तो आपका यहाँ पे ये टैक्स क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शनल टैक्स। और तीसरा डिग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो टैक्स है वो डिग्रेसिव हो रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज हो रही है सर्टेन लिमिट तक, उसके बाद वो जाके क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो देखिए 5 से 6% हुई, फिर 6 से फिर 6 ही रह गई। तो यहाँ पे ये क्या होगा, डिग्रेसिव। अब एक को शॉर्ट में रिवीजन करते हैं, जो रिग्रेसिव टैक्स है वो लगातार कम होता जाता है इनकम बढ़ने पे, प्रोपोर्शनल टैक्स कांस्टेंट रहता है इनकम बढ़ने पे, डिग्रेसिव टैक्स इनकम बढ़ने पे पहले बढ़ता है, फिर उसके कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है।
देखिए इस पे क्वेश्चन ग्राफ पे बहुत आएंगे, ये आप एक्सपेरिमेंट में देखेंगे तो रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव सब पे ग्राफ बहुत क्वेश्चंस आएंगे, जबकि यहाँ पे बोर्ड में अभी तक नहीं आए हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि मैंने इसकी जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने सारे ग्राफ को समझाया है इनके, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके वीडियो को जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन स्पेसिमेन में पेपर में भी दे रखे हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है, बट इन बोर्ड्स के क्वेश्चंस में नहीं आया है वो अभी तक। मेंशन वन वे बाय विच गवर्नमेंट पॉलिसी कैन इंश्योर सोशल जस्टिस। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो किस तरह से सोशल के लिए मतलब जस्टिस करती है। द गवर्नमेंट थ्रो टैक्सेशन लेती है पॉलिसी किसके बीच में, रिच और पुअर के बीच में, मतलब डिस्पार्टीज को मतलब कम करके उनके बीच का गैप कम करने के लिए वो टैक्स लेती है। वो किस तरह से उनका गोल होता है गवर्नमेंट का, कि वो जो इनकम जो है प्रोग्रेसिव टैक्स के रूप में लेती है, इसका मतलब रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज करती है जैसे जैसे इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है। व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्स, गिव एन एग्जांपल। तो इनडायरेक्ट टैक्स ये काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन, आप इसको, अब मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी होती है विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई एंड एबिलिटी ऑफ द क्रेडिट को इफेक्ट करती है। और दूसरी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी ऐसी होती है जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। व्हाट आर पब्लिक सेक्टर यूनिट, मेंशन वन प्रॉब्लम फेस्ड बाय पब्लिक सेक्टर यूनिट इन इंडिया। Public sector unit refer to those establishments which are owned and controlled by the government. प्रॉब्लम कौन सी फेस होती है इसमें, देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेस्टेज इन एक्सपेंडिचर, द गवर्नमेंट फंड्स एंड प्रॉपर्टी आर केयरलेसली यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड अदर सर्वेंट। जो गवर्नमेंट के अदर अधिकारी लोग या सर्वेंट होते हैं उसके कारण, उनके लापरवाही के कारण गवर्नमेंट की काफ़ी संपत्ति हमारी बेकार हो जाती है। डिफाइन प्राइवेटेशन, डिस्कस टू आर्गुमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट प्राइवेटेशन। तो ये भी क्वेश्चंस आ चुका है, प्राइवेटेशन की डेफिनेशन ये हमने कर ली है, आप इसको एक बार और यहाँ से भी देख सकते हैं, और ये पीछे भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्राइवेटेशन क्या होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके हमें क्या बताना है, डिस्कस टू, आपको फेवर और इन फेवर की बात बतानी है। तो देखिए पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फेवर इन प्राइवेटेशन में क्यों होना चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशन है, मतलब क्यों होना चाहिए ये आपको बताना है। इन व्यू ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस आर नीड फॉर प्राइवेटेशन अराइज। अगर पुअर परफॉर्मेंस चल रही है, कोई गवर्नमेंट अधिकारी का काम नहीं कर रहे हैं, तो उससे डेवलपमेंट डाउन हो जा रहा है, तो उस केस में उसको प्राइवेट कर देना चाहिए, तो ताकि वो इम्प्रूव हो सके, पहली बात। दूसरी, प्राइवेटेशन विल बी इंक्रीज इफिशेंसी, जो प्राइवेटेशन होता है उसकी इफिशेंसी भी बढ़ती है। अब इनके अनफेवर बताना है कि नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों, अगेंस्ट क्यों। नंबर एक, प्राइवेटेशन रिजल्ट इन अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक। देखिए अगर कोई प्राइवेट हो जाएगा, जैसे अगर रेलवे किसी को दे दी जाती है प्राइवेट तौर पे, तो वो रेलवे क्या करेंगे कि वो अपने हिसाब से उनकी मतलब हैंडल करेंगे, तो चाहेंगे तो उनकी कहीं कहीं उनके प्राइस मतलब जो होते कॉस्टिंग होती है यानी कि रेलवे से, वो बढ़ा भी सकते हैं, जो कि एक गरीब आदमी उसको अफोर्ड ना करे, तो ये थोड़ा अनबैलेंस कंडीशन को भी डिपेंड करेगा। दूसरा इफेक्ट करेगा, प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट सेक्टर वाला कभी भी कंट्री के बारे में इतना नहीं सोचेगा जितना गवर्नमेंट सोचेगी, गवर्नमेंट सेक्टर वाला जो पार्ट होगा। प्राइवेट सेक्टर केवल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचेगा, अपनी ग्रोथ के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा कंपेयर टू द अदर कंट्री के लिए, सॉरी अदर कंट्री, अपनी कंट्री के लिए। डिफाइन डायरेक्ट टैक्स, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार आया है, तो प्लीज़ इसको तो आपको करके जाना है, इनकम टैक्स, और ये इसके एग्जाम्पल हैं। स्टेट हाउ डायरेक्ट टैक्स कैन फोस्टर सोशल कंसेंस, मतलब किस तरह से ये मतलब कंसेंस होता है। तो एज पीपल पे द टैक्स फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स। देखिए डायरेक्ट टैक्स क्रिएट कैसे होता है, कि लोग अपना पॉकेट से टैक्स भरते हैं, क्या करके, क्योंकि वो गवर्नमेंट में मतलब जो भी फंक्शन गवर्नमेंट है वो उसमें क्या आ रहा है उनको, मतलब वो अपना रोल कर रहे हैं सोशल में। अब तो आप समझिए कि आप मार्केट से कोई सामान खरीद के लाए, तो आपने भी टैक्स के जरिए अपना एक पार्ट सोशल को भी
दे दिया। व्हाट इज द मीन बाई प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स? प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जिसमें कि टैक्स के रेट इंक्रीज होती है जैसे सर टैक्स देने वाले की इनकम इंक्रीज होती है। तो रिच पीपल आर सब्जेक्टेड टू हायर रेट टैक्सेशन। तो जो अमीर लोग हैं उनको ज़्यादा टैक्स लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स हेल्प द रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज ऑफ द इनकम। स्टेट टू डीमेरिट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। तो दो डीमेरिट कौन सी हो गई आपकी यहाँ पे? डायरेक्ट टैक्स आर अनपॉपुलर होते हैं, दूसरा डायरेक्ट टैक्सेस आर कॉज इनकन्वीनियंस टू द टैक्स पेयर। तो ये यहाँ पे 2017 तक के सारे क्वेश्चन आपके मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी एग्जामिनेशन के लिए। और कुछ नहीं तो कम से कम ये आपका पूरे चैप्टर पूरी यूनिट का क्या कर देती है, रिवाइज करा देती है। और साथ ही साथ जो आप भूल जाते हैं तो वो भी इन क्वेश्चनों को देख के याद आ जाता है। तो आप इस वीडियो को एक नहीं दो नहीं तीन चार बार आप देखेंगे तो आपको ये सब याद भी हो जाएगा। और क्या मेरे पे काफ़ी लोगों डिमांड करते सर आप ये वीडियो बनाइए, तो उन्हीं की डिमांड पे ये मैंने वीडियो बनाई है। और फिलहाल मेरे बनाए हुए बहुत वीडियो जो है इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस के ऊपर पूरा सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग जितना भी कोर्स आ रहा है वो सारे कोर्स को मैंने अपनी वीडियो में नोट्स के रूप में प्रोवाइड किया है। आप वहाँ जाके भी नोट्स पे पढ़ सकते हैं। चलिए अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, अभी इतने के लिए वीडियो रखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले पार्ट में 10 ईयर्स के अगले। मैं आपको अदर भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ तो उस पर आप से फिर से मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।